आज हम चीन की कहानी में गोता लगा रहे हैं और ये कहानी मतलब हैरत अंगेज है। बिल्कुल। कैसे एक देश जो 70 साल पहले तक गरीबी और खेती पर ही निर्भर था, आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। और एक सैन्य महाशक्ति भी। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत है वो इस बदलाव की परतें खोलते हैं। तो हमारा मिशन है ये समझना कि आखिर ये हुआ कैसे। और ये शायद पिछली सदी की सबसे बड़ी, सबसे अहम जियोपॉलिटिकल कहानी है। इसे समझने के लिए हम 3 हिस्सों पर गौर करेंगे। ठीक है। पहला, देंग शॉपिंग के वो आर्थिक सुधार जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। दूसरा, चीन की सेना का आधुनिकीकरण। और तीसरा, वो बड़ी चुनौतियां जो आज चीन के सामने खड़ी हैं। तो फिर शुरू कहाँ से करें? शायद 1978 से, जब देंग शॉपिंग ने आकर सब कुछ मतलब पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने माओ की विचारधारा से हटकर प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान दिया, है ना? एकदम सही। और सबसे आकर्षक बात यह है कि ये क्रांति शहरों से नहीं, गांवों से शुरू हुई। अच्छा। हाँ, उन्होंने घरेलू जिम्मेदारी प्रणाली लागू की। इसका मतलब था कि किसान अपनी जरूरत से ज्यादा फसल उगाकर बाजार में बेच सकते थे। और इससे तो गांव की आमदनी बढ़ी होगी। सिर्फ बढ़ी नहीं, जैसे विस्फोट हो गया, आमदनी में भी और खेती की पैदावार में भी। ये तो ग्रामीण स्तर पर था, लेकिन दुनिया ने तो चीन को दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर जाना। वो बड़ा बदलाव कैसे हुआ? यही वो एसईज़ीज़ मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्रों की कहानी है। बिल्कुल। 1980 में शेंज़ेन जैसे कुछ मछली पकड़ने वाले गांवों को चुना गया और उन्हें एक तरह से पूंजीवाद की प्रयोगशाला बना दिया गया। एकदम। विदेशी कंपनियों को निवेश करने और अपनी तकनीक लाने की पूरी छूट दी गई। और देखते ही देखते शेंज़ेन एक ग्लोबल शहर बन गया। और चीन दुनिया की फैक्ट्री बनने की राह पर चल पड़ा। सही। इस आर्थिक चमत्कार का असर लोगों पर कैसा पड़ा? सोर्सेज में कुछ आंकड़े हैं जो सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, और वो असर सबसे गहरा है। विश्व बैंक के मुताबिक 1978 के बाद से चीन ने लगभग 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़? हाँ, 80 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देता है। ये तो उस दौरान दुनिया भर में गरीबी में हुई कुल कमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। लगभग 3/4 हिस्सा। वाह। तो आर्थिक तरक्की ने एक और चीज को हवा दी होगी, वो है सैन्य महत्वाकांक्षा। बिल्कुल। सारा पैसा सिर्फ शहर बनाने में नहीं लगा। सही बात है। मैंने पढ़ा है कि चीन की नौसेना यानी प्लान अब जहाजों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी है। हाँ, और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, बल्कि तकनीक की भी है। चीन ने एक असममित रणनीति अपनाई है। असममित रणनीति? इसका क्या मतलब है? मतलब वो जानते हैं कि वो हर मामले में अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकते, तो उन्होंने ऐसी तकनीक पर काम किया है जो अमेरिकी ताकत को बेअसर कर सके। जैसे कि? जैसे DF-21D जैसी कैरियर किलर मिसाइलें या फिर DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें। हाइपरसोनिक? इस सुनने में ही खतरनाक लगता है भी। इसका मतलब है आवाज की रफ्तार से 5 से 10 गुना तेज। मैक 10 की रफ्तार पर मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। तो ये सीधे सीधे अमेरिकी सैन्य बढ़त को चुनौती है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा है, पर क्या इस असाधारण सफलता में कुछ दरारें भी दिखने लगी हैं? सोर्सेज में ग्रे राइनो का जिक्र है, ये क्या है? ग्रे राइनो उन खतरों को कहते हैं जो बड़े हैं, साफ दिख रहे हैं, फिर भी अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। और चीन के लिए ये क्या है? 2 सबसे बड़े हैं। पहला, आबादी का संकट। एक बच्चे की नीति का असर यह हुआ है कि चीन अमीर बनने से, मेरा मतलब अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है। और इसका असर क्या होगा? अनुमान है कि इस सदी के अंत तक इसकी आबादी घटकर लगभग आधी रह सकती है। आधी? और दूसरा बड़ा खतरा, मैंने रियल एस्टेट संकट के बारे में बहुत सुना है। हाँ, वही दूसरा बड़ा ग्रे राइनो है। प्रॉपर्टी सेक्टर जो कभी GDP का 30% तक था, अब ढहरा है। और इससे स्थानीय सरकारों पर भारी कर्ज चढ़ गया है ना? हाँ, और अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। तो आज की बातचीत का सार यही है कि चीन की कहानी एक सीधी लाइन में ऊपर जाने वाली कहानी नहीं है। तरक्की अविश्वसनीय है, पर अब वही तरक्की कुछ ऐसी मुश्किलें पैदा कर रही है जो इसकी रफ्तार को रोक सकती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे सोर्सेज एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। क्या सवाल? सवाल ये है कि 21वीं सदी में दुनिया का सामना एक ऐसे चीन से है जो एक ही वक्त पर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और शायद पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित भी है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि जब कोई महाशक्ति ताकतवर और असुरक्षित दोनों एक साथ महसूस करती है, तो बाकी दुनिया के लिए इसका क्या मतलब होता है।